नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। चर्चा आज मांझी विधानसभा सीट की होगी क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव बहुत करीब आ चुका है और ऐसे में सभी विधानसभा के बारे में हम बात कर रहे हैं, सभी विधानसभा के बारे में बता रहे हैं कि किस विधानसभा सीट में पर किसकी उम्मीदवारी सबसे मजबूत होगी, वो पार्टी कौन सी होगी जो इस बार उस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। मांझी विधानसभा सीट की चर्चा करेंगे क्योंकि मांझी विधानसभा सीट जो है वो हॉट सीट बना हुआ है। इस पर कई राजपूत नेताओं की नजर है कि हम वहां से चुनाव लड़े और ये इसलिए भी क्योंकि मांझी में राजपूतों की संख्या सबसे अधिक है। अब किसी भी विधानसभा सीट पर चर्चा करने से पहले उसके इतिहासों के बारे में जान लेना जरूरी होता है कि वहां पर कब कब कौन चुनाव लड़ा था और किसकी दावेदारी सबसे मजबूत रही है, कौन समाज वहां पर ज्यादा दिन तक विधायक रहा है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 1952 की। 1952 में यहाँ पहली बार चुनाव हुआ और 2020 में अभी चुनाव हुआ है, 2025 का चुनाव आने वाला है। 1952 से लेकर 1962 तक यहाँ पर गिरीश तिवारी कांग्रेस के विधायक रहे। उसके बाद 1967 में यहाँ पर राम बहादुर सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव जीतते हैं। उसके बाद 1900 उपचुनाव हो जाता है क्योंकि अगर आप देखेंगे 2000 से पहले तो बहुत बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है बिहार में, खास करके बहुत बार उपचुनाव हुए हैं बिहार में। 1967 के बाद 1969 में यहाँ पर चुनाव होता है और रामेश्वर दत्त शर्मा कांग्रेस से विधायक बनते हैं। फिर 1972 में राम बहादुर सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बनते हैं। 1977 में राम बहादुर सिंह ही वहां के विधायक बनते हैं, लेकिन पार्टी बदल जाती है, जनता पार्टी हो जाती है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से वो चुनाव ना लड़कर जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और विधायक बनते हैं। फिर 1980 में रामेश्वर दत्त शर्मा कांग्रेस से फिर विधायक बनते हैं और फिर मौका आता है जब रामेश्वर दत्त शर्मा को कोई चुनाव अगर हराता है निर्दलीय उम्मीदवार, तो वो 1985 में बुधन यादव चुनाव हराते हैं और निर्दलीय चुनाव जीतते हैं बुधन यादव। उसके बाद फिर बुधन यादव को 1990 में हजारी सिंह जनता दल से चुनाव लड़ते हैं और बुधन यादव को वो चुनाव हरा देते हैं। फिर बारी आती है 1995 की। 1995 में बुधन यादव कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और वहां से विधायक बनते हैं। फिर 2000 में यहाँ पर एक और निर्दलीय उम्मीदवार की जीत होती है जिसका नाम होता है रविंद्रनाथ मिश्रा। रविंद्रनाथ मिश्रा 2000 में चुनाव लड़ते हैं और निर्दलीय जीतकर आते। मतलब मांझी विधानसभा की अगर चर्चा करें तो दो उम्मीदवार ऐसा है जो निर्दलीय चुनाव जीतता है। एक बुधन यादव जो कि 1985 में निर्दलीय चुनाव जीतते हैं और दूसरे रविंद्रनाथ मिश्रा जो कि निर्दलीय चुनाव 2000 में जीतते हैं। हालांकि रविंद्रनाथ मिश्रा फिर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, कांग्रेस की टिकट पर वो प्रयास करते रह जाते हैं कि उनको टिकट मिले, लेकिन नहीं होता है। फिर 2005 का चुनाव होता है और गौतम सिंह वहां पर जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। गौतम सिंह 2005 में पहला जो चुनाव हुआ वो भी जीते और जो उपचुनाव हुआ वो भी जीतते हैं। फिर 2010 की बारी आती है और गौतम सिंह फिर से वहां से विधायक बनते हैं जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर। 2015 में समीकरण यहाँ थोड़ा बदल जाता है क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ देते हैं और महागठबंधन के साथ चले जाते हैं और महागठबंधन में ये सीट जो है वो कांग्रेस के पाले में चली जाती है और कांग्रेस यहाँ पर विजय शंकर दुबे को टिकट देता है और विजय शंकर दुबे कांग्रेस की टिकट पर यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं और विधायक बनते हैं। फिर 2020 में समीकरण बदलता है, नीतीश कुमार एनडीए में जाते हैं और यहाँ पर जब सीटों का बंटवारा होता है तो ये सीट जो है वो भाकपा माले के पाले में चली जाती है और भाकपा माले यहाँ से सत्येंद्र यादव को उम्मीदवार बनाता है और सत्येंद्र यादव चुनाव जीत जाते हैं। तो ये तो इतिहास हो गया कि ये मांझी विधानसभा सीट का इतिहास हो गया। अब मांझी विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण को जानते हैं। मांझी विधानसभा में सबसे अधिक संख्या राजपूतों की है और इसीलिए राजपूत की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है। दूसरे बड़ी संख्या यहाँ पर यादवों की है, यादव भी अच्छे खासी संख्या में है। तीसरी बड़ी संख्या यहाँ पर ब्राह्मण की है, ब्राह्मण की संख्या यहाँ अच्छी खासी है। उसके बाद मुसलमान की संख्या भी अच्छी खासी है। तो ये जातीय समीकरण है। फिर दलितों की भी संख्या निर्णायक भूमिका में, ऐसी नहीं कह सकते हैं कि दलित नहीं है, यहाँ पर दलित की भी भूमिका निर्णायक में है। उसके बाद अब आते हैं
उम्मीदवारों की चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले 2020 जान लेते हैं। 2020 में सत्येंद्र यादव को 59,324 वोट मिला था। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार जो कि दूसरे नंबर पर थे, राणा प्रताप सिंह, इनको 33,938 वोट मिला। और जेडीयू से उम्मीदवार थी माधवी कुमारी। माधवी कुमारी एक ऐसी उम्मीदवार जो कि उम्मीदवार बनती हैं और चुनाव हारने के बाद राजनीति से संन्यास भी ले लेती हैं। माधवी कुमारी को 29,155 वोट मिलता है और ये बहुत शर्मिंदा महसूस करती हैं कि भाई निर्दलीय उम्मीदवार से भी हम पीछे रह गए। एनडीए गठबंधन से हमें को टिकट मिला था और फिर भी हम निर्दलीय उम्मीदवार से पीछे रह गए। यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार 33,000 वोट लेकर आता है और हम पार्टी के होते हुए भी 29,000 वोट लेकर आते हैं। तो फिर माधवी कुमारी जो है वो राजनीति से संन्यास ले लेती हैं। और अब चर्चा करेंगे उम्मीदवार की, कौन कौन यहाँ पर उम्मीदवार है और कैसे उम्मीदवारी अपनी पेश कर रहा है। देखिए, सबसे पहले एनडीए की अगर चर्चा करें तो एनडीए में सबसे मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं राणा प्रताप सिंह। अभी हाल में ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और वो प्रयास कर रहे हैं कि ये सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली जाए। अभी तो वर्तमान में वो सीट जेडीयू के पाले में है, क्योंकि जेडीयू 2020 में चुनाव लड़ी थी, हालांकि वो तीसरे नंबर पर चली गई थी, लेकिन अभी भी वो सीट जेडीयू के पास ही है और जेडीयू भाजपा को सीट दे दे ऐसा माना जा रहा है कि अगर भाजपा को मिलेगा तो राणा प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे और मजबूत उम्मीदवार होंगे, क्योंकि निर्दलीय 33,000 कोई वोट लेकर आता है तो मजबूत दावेदारी पेश करता है, तो वो चाहते हैं कि भाजपा के पास जाए और भाजपा इनको दे दे। उसके बाद यहां पर इनको काटने के लिए प्रभुनाथ सिंह के परिवार से जेडीयू में शामिल होना। अब रणधीर सिंह जो कि प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं वो जेडीयू में शामिल हुए और उनकी नजर मांझी पे है, क्योंकि रणधीर सिंह को ये पता है कि राजपूत अगर हमें कहीं वोट देगा तो मांझी में देगा। और रणधीर सिंह महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं और उनको लगता है कि पूरे महाराजगंज में अगर कहीं पर राजपूतों की संख्या सबसे अधिक है तो वो मांझी विधानसभा सीट है। तो मांझी से अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो फिर हमको वोट मिलेगा, राजपूत वोट करेंगे, ब्राह्मण वोट करेंगे भाजपा के नाम पर, भूमिहार वोट करेंगे, तो हमारी सीट ये निकल जाएगी। लेकिन यहां एक और समस्या उत्पन्न हो रही है कि जेडीयू से गौतम सिंह भी अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। गौतम सिंह भी चाह रहे हैं कि हमको ये सीट जो है वो मिल जाए, किसी भी तरह से हमको जेडीयू टिकट दे दे और हम मांझी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। हालांकि गौतम सिंह रहने वाले एकमा के हैं, लेकिन वो मांझी विधानसभा से चुनाव लड़ते आए हैं। 2005 में लड़े जीते, 2010 में लड़े जीते, 2005 में जो उपचुनाव हुआ वो दोनों चुनाव वो लड़कर जीते हैं। तो वो चाहते हैं कि गौतम सिंह को टिकट मिले, गौतम सिंह यहां से चुनाव लड़े। हालांकि रणधीर सिंह जेडीयू में जब से शामिल हुए हैं तब से जेडीयू का हर एक नेता कह रहा है कि रणधीर सिंह को चुनाव लड़ाया जाएगा। हालांकि विधानसभा सीट अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन रणधीर सिंह की निगाहें मांझी विधानसभा सीट पर टिकी हुई है। और ऐसे में अगर रणधीर सिंह की निगाहें टिकी हुई हैं तो राणा प्रताप सिंह के लिए मुसीबत की घड़ी है, क्योंकि जेडीयू ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। जेडीयू ये प्रयास करे कि उन सीटों को अपने पास रखे जिन सीटों पर कभी हमारी विधायक हुआ करते थे, कभी हमारे मजबूत हमारी दावेदारी हुआ करती थी। 2015 में नीतीश कुमार ने इस सीट को छोड़कर सबसे बड़ी गलती की। 2015 में नीतीश कुमार ने इस सीट को कांग्रेस के पाले में जाने दिया और इससे जेडीयू को काफी नुकसान हुआ। और जेडीयू अब प्रयास कर रही है कि इस सीट को अपने पास रखा जाए और इसलिए रणधीर सिंह की भी दावेदारी यहाँ पर काफी मजबूत है, लेकिन गौतम सिंह की दावेदारी को कमजोर करना पड़ेगा, तब रणधीर सिंह को यहाँ पर टिकट मिलता है। अब आते हैं महागठबंधन में, चर्चा करते हैं। महागठबंधन में भी 3 मजबूत दावेदार हैं। आप बात कर ले, वर्तमान में तो सत्येंद्र यादव हैं भाकपा माले से, वो वहां के विधायक है, उनकी दावेदारी तो अब पहले से मजबूत होगी। और यहाँ पर राजद के भी दावेदार उत्पन्न हो गए हैं, राजद की भी दावेदारी मजबूत हो गई है। सुधांशु रंजन पांडे हैं। सुधांशु रंजन पांडे जो कि एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं और एमएलसी के चुनाव में अच्छा खासा वोट लेकर आ चुके हैं। राजद की टिकट पर वो एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं, जो कि स्थानीय निकाय कोटा से एमएलसी का चुनाव हुआ था, उससे वो चुनाव लड़े थे और उनकी दावेदारी राजद से मजबूत मानी जा रही कि वो भी मांझी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं राजद से। और अब एक और उम्मीदवार हैं जो कि 2015 में चुनाव लड़ चुके हैं,
एलजेपी की टिकट पर, और अब वो चाहते हैं कि आरएलजेपी की टिकट पर उनको चुनाव लड़ाया जाए, और उनका नाम है केशव सिंह। केशव सिंह मांझी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो मांझी विधानसभा से भी आते हैं, तो उनकी दावेदारी वो भी मजबूत कर रहे हैं कि पशुपति पारस अगर महागठबंधन में शामिल होते हैं और सीटों की जब मांग होगी तो पशुपति पारस वहां पर मांझी विधानसभा सीट रखेंगे कि ये सीट हमें दे दिया जाए। तब उस स्थिति में राजपूत बनाम राजपूत की लड़ाई होगी। केशव सिंह होंगे और सामने या तो रणधीर सिंह होंगे, या तो गौतम सिंह होंगे, या तो राणा प्रताप सिंह होंगे, तो राजपूत बनाम राजपूत की लड़ाई होगी। लेकिन महागठबंधन ये सोच रहा है कि राजपूत बनाम राजपूत ना कर कर राजपूत बनाम या तो यादव किया जाए या फिर राजपूत बनाम ब्राह्मण किया जाए। हालांकि ब्राह्मण की संख्या निर्णायक भूमिका में है, ब्राह्मण तय करता है कि किसको। आप देखे इतिहास, तो गिरीश तिवारी भी थे यहाँ पर, तो रविंद्र मिश्रा निर्दलीय यहाँ से विधायक बने हैं, फिर आप आए तो विजय शंकर दुबे भी यहाँ के विधायक रह चुके हैं। तो ब्राह्मण को टिकट देने के लिए राजद ये प्रयास करे कि राजद अगर ब्राह्मण को उतारती है। तो इस बार महाराजगंज में भी देख लीजिए कि महाराजगंज में एक अलग समीकरण तैयार किया गया था, किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने भूमिहार को उतारने के लिए सीट जो है वो कांग्रेस के पाले में डाल दिया और कांग्रेस ने आकाश सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया। तो भूमिहार समीकरण साधने के लिए महाराजगंज में एक नया समीकरण का प्रयास बनाने का प्रयास किया गया था कि समीकरण बनाया जाए, एक नए समीकरण पर काम किया जाए। तो उसी तरीके से राजद ये सोच रही कि एक नए समीकरण बनाने का प्रयास किया जाए। उस स्थिति में सुधांशु रंजन पांडे को अगर टिकट दिया जाए तो फिर सुधांशु रंजन पांडे ब्राह्मणों का वोट इकट्ठा करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में। यादव जो है वो राजद के नाम पर वोट कर देंगे, मुसलमान राजद के नाम पर वोट कर देंगे, तो फिर ये सीट निकल जाएगी। तो वो भी प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि भैया आने वाली स्थिति में कि क्या वामदल इस सीट को छोड़ेगी, भाकपा माले इस सीट को छोड़ेगी, तब ना सुधांशु रंजन पांडे जो है वो उम्मीदवार होंगे। महागठबंधन का तो ये सीन है कि अगर भाकपा माले छोड़ती है तो राजद ये सीट अगर लेती है तो उस समय स्थिति में सुधांशु रंजन पांडे जो है वो मजबूत उम्मीदवार होंगे। अगर राजद इस सीट को छोड़ती है और ये सीट आरएलजेपी के पाले में जाती है तो केशव सिंह यहां से मजबूत उम्मीदवार होंगे। उसी तरीके से अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में अगर जेडीयू इस सीट को छोड़ती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी से राणा प्रताप सिंह जो है वो मजबूत उम्मीदवार होंगे, क्योंकि निर्दलीय जो व्यक्ति 33,000 वोट लेकर आता है तो उसकी दावेदारी तो काफी मजबूत होगी। उसी स्थिति में अगर जेडीयू नहीं छोड़ती है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जेडीयू इस बार अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने वाली है, छोड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए कि जेडीयू इस बार अपनी सीट छोड़ देगी, तो उस स्थिति में रणधीर सिंह की दावेदारी काफी मजबूत है। रणधीर सिंह को चुनाव लड़ाने की जेडीयू हर संभव प्रयास करेगी। गौतम सिंह को या तो शांत किया जाएगा या तो कहीं एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन गौतम सिंह भी मांझी की में अपनी दावेदारी काफी मजबूत कर रहे हैं। अभी से ही वो मांझी विधानसभा में घूमना शुरू कर चुके हैं। वहीं बात करें तो रणधीर सिंह भी मांझी विधानसभा में घूम रहे हैं, राणा प्रताप सिंह भी घूम रहे हैं। तो अगर जेडीयू छोड़ती है तो ये सीट जाएगी भाजपा के पास, और अगर भाजपा के पास नहीं आई तो फिर रणधीर सिंह यहां से मजबूत उम्मीदवार होंगे। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।